नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। आज राष्ट्र की बात में बात होगी देश में सोशल मीडिया नियमों पर जारी महाभारत की। दरअसल सोशल मीडिया, जिसमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल और भी व्हाट्सएप, उसको भी लोग सोशल मीडिया में गिनने लगे हैं। इनको लेकर केंद्र सरकार ने जो नए नियम बनाए हैं उन पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। अब एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार के इन नए नियमों पर करारा हमला बोल दिया है। ओवैसी बोले, मोदी सरकार हमारे घरों में ताक झांक करना चाहती है। सरकार ने जो नियम बनाए हैं वो पूरी तरह असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है। ओवैसी ने तो यहां तक कह दिया, ये नियम भारत को रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया के साथ लाकर खड़ा कर देंगे। राहुल गांधी ने भी इस पर बात की, लेकिन पहले जरा सुन लीजिए असदुद्दीन ओवैसी क्या बोले। ये प्राइवेसी के खिलाफ है। ये मोदी सरकार हमारे घर में झांक कर देखना चाह रही है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या शादी कर रहे हैं, क्या पहन रहे हैं। ये जो रूल्स बनाए गए हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है और ये भारत को ले जाकर खड़ा कर देगा चाइना के साथ, ये भारत को ले जाकर खड़ा कर देगा रशिया के साथ, ये भारत को ले जाकर खड़ा कर देगा नॉर्थ कोरिया के साथ, जहां पर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है। चौथी बात यह है कि यह संविधान के आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 का खुला वायलेशन है। केंद्र सरकार के नए आईटी एक्ट पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, गूगल और ट्विटर ने अपना जवाब भी दे दिया है। विपक्षी दल सरकार को घेर रहे हैं वो अलग है, लेकिन ये जो 3 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये सरकार की नई गाइडलाइंस को मानने को फिलहाल कुछ हद तक तैयार दिख रहे हैं। ट्विटर कह रहा है, हम सरकार के नए नियमों को लागू करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जैसा हम दूसरे देशों में पारदर्शिता के उसूलों को जैसे फॉलो करते हैं बिल्कुल वैसा ही हम भारत में भी करेंगे। साथ ही ट्विटर ने नियम लागू करने के लिए सरकार से 3 महीने की मोहलत मांगी है। इसके अलावा ट्विटर ने कहा, हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर यानी बोलने की आजादी पर जो हमला हो रहा है हिंदुस्तान में उससे चिंतित हैं। हम भारत में अपने स्टाफ की सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद हैं। हमारे कर्मचारियों के साथ भारत में जो कुछ हुआ उससे भी हम चिंतित हैं। याद होगा आपको दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम, स्पेशल सेल की जब ट्विटर के दफ्तरों में पहुंच गई थी, ट्विटर उसका जिक्र कर रहा है। गूगल ने कहा है कि हमारी कंपनी भारत की कानूनी प्रक्रिया का पूरा सम्मान करती है। कंपनी नए नियमों के तहत काम करना जारी रखेगी। गूगल ने कहा, हम सुंदर पिचाई कह रहे हैं, हम कोशिश करेंगे ये पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे। इसके अलावा फेसबुक कह रहा है, हम कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए नए नियमों का पालन करेंगे। नियमों को लागू करने, दक्षता में सुधार के लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन फेसबुक की स्वामित्व वाली यानी फेसबुक की एक और कंपनी व्हाट्सएप, जिसे फेसबुक ने अभी कुछ समय पहले खरीदा था, वो सरकार के साथ आर पार के मूड में दिखाई दे रही है। व्हाट्सएप ने सरकार की नई गाइडलाइंस को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है। अपनी अर्जी में व्हाट्सएप कह रहा है, केंद्र सरकार अपनी नई पॉलिसी पर रोक लगाए। सरकार की नई नीति प्राइवेसी को खत्म कर देगी। व्हाट्सएप की दलील है, नए नियम यूजर्स की निजता के अधिकारों का उल्लंघन है। इधर नए नियमों पर कांग्रेस ने भी सरकार पर करारा हमला किया है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, केंद्र सरकार सोशल मीडिया मंचों पर अपना नियंत्रण चाहती है। ये जो नियम लागू हो रहे हैं वो गंभीर हैं। ये नियम अभिव्यक्ति की आजादी पर सरकार का उत्तर कोरियाई रवैया दिखाता है। ये लोकतंत्र के हर स्तंभ पर नियंत्रण करने का एक और प्रयास है। नए नियमों पर छिड़े महाभारत के बीच सरकार ने भी सफाई दी है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, नए आईटी नियम सोशल मीडिया का दुरुपयोग रोकने के लिए लाए गए हैं। इससे सोशल मीडिया के किसी भी यूजर को डरने की जरूरत नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर पर लिखा, सरकार निजता के अधिकार का पूरी तरह सम्मान करती है। व्हाट्सएप के आम उपयोगकर्ताओं को नए नियमों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इनका मूल मकसद यह पता लगाना है कि नियमों में उल्लिखित विशिष्ट अपराधों को अंजाम देने वाले संदेश को किसने शुरू किया था। यानी व्हाट्सएप पर अगर कोई मैसेज किसी कानून का उल्लंघन करता है, वो मैसेज सबसे पहले किसने लिखा था, यह हम पता लगाना चाहते हैं। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं, नए आईटी नियमों के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को भारत में केंद्रित एक शिकायत निवारण अधिकारी, अनुपालन अधिकारी और नोडल अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी।
ताकि सोशल मीडिया के लाखों यूजर्स को शिकायत के निवारण के लिए एक मंच मिल सके। तो आपको पता ही होगा, सरकार ने फरवरी में ये नई गाइडलाइन जारी की थी। 3 महीने का समय दिया था, 3 महीने का समय पूरा हो गया है। सरकार ने एक और चिट्ठी लिख दी है, 15 दिन की मोहलत और दे दी है कि 15 दिन में बताइए आपने क्या किया। दरअसल केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए जो नियम बनाए हैं, इनसे जुड़ी सारी गाइडलाइंस को लेकर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फरवरी में चिट्ठी लिखी थी। जैसा मैंने बताया, उसमें कहा था 3 महीने के अंदर सभी कंपनियां ये नए नियम लागू करें। सरकार की ओर से दिए गए डेडलाइन कल 26 मई को खत्म हो चुकी है। हालांकि फेसबुक, गूगल और ट्विटर अपना जवाब दे चुके हैं। व्हाट्सएप कोड चला गया है। इंस्टाग्राम की तरफ से अभी कोई जवाब आया नहीं है। फेसबुक और गूगल ने, ऐसा लगता है, बिना ज्यादा विरोध के इन नए नियमों को मान लिया है। लेकिन ट्विटर और व्हाट्सएप विरोध साफ तौर पर दर्ज करवा रहे हैं। इसीलिए राष्ट्र की बात में आज हमारा आज का सवाल, ओवैसी क्यों बोले लोगों के घरों में ताक झांक कर रही है सरकार? और सोशल मीडिया नियमों पर देश में यह महाभारत क्यों छिड़ी है? क्यों कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और राहुल गांधी सरकार पर हमला कर रहे हैं? इसी पर बहस होगी, लेकिन बहस से पहले रोज की तरह एक बार फिर से जरा आपको कोरोना का अपडेट दे देते हैं। कोरोना की रफ्तार फिलहाल देश में धीमी दिख रही है। आज भी 2 लाख के आसपास कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 2,11,553 मामले सामने आए हैं। वहीं 3,842 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसके अलावा ये देख रहे हैं, टोटल कुल केस जो हैं वो ये हैं, और अब तक ठीक होने वाली मरीजों की संख्या वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। चलिए राष्ट्र की बात शुरू करते हैं। आज मेरे साथ बीजेपी से आरपी सिंह जुड़ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से रागिनी नायक आ गई हैं, मेरे साथ एआईएमआईएम के प्रवक्ता आसिम वकार आ गए हैं, मेरे साथ योगिता भयाना हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और सोशल मीडिया में काफी एक्टिव रहती हैं, और मेरे साथ प्रदीप सिंह जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं और डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं आपसे शुरू करूंगा आसिम वकार। आज आसिम वकार, जिन सोशल मीडिया के नए नियमों को मानने में गूगल और फेसबुक को दिक्कत नहीं है, ट्विटर और व्हाट्सएप खास तौर पे इनको दिक्कत है, आपके नेता और आप क्यों इन नए नियमों के खिलाफ खड़े हो गए? खास तौर से व्हाट्सएप में अगर कोई भी ऑफेंसिव मैसेज आता है, किसी के खिलाफ मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है, कानून तोड़ रहा है, क्या सरकार को या हमारी एजेंसियों को, जांच एजेंसियों को, पुलिस को यह पता लगाने का हक नहीं है कि वो मैसेज किसने लिखा है? सबसे पहले आसिम वकार। नहीं सर, सबसे पहले तो बहुत अदब और एहतराम के साथ आपका ये सवाल गलत है कि गूगल को और फेसबुक को और ट्विटर को एतराज़ नहीं है तो हमें क्यों एतराज़ है। सर, गूगल, फेसबुक और ट्विटर के मालिक तो बहुत से ऐसे काम करते हैं जो हमारा मदद इजाज़त नहीं देता। अब कल को कोई आदमी हमसे कहे साहब कि साहब हिंदुस्तान में शराब बिकती है, आप शराब का विरोध क्यों करते हैं? मैं अमेरिका जाऊं और वहाँ के लोग कहें साहब हम लोग सुअर का गोश्त खाते हैं, आप इसका एतराज़ क्यों करते हैं? ये कौन सा सवाल है सर? हमारी अपनी मानसिकता, हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, गूगल की अपनी आइडियोलॉजी है, बीजेपी की अपनी आइडियोलॉजी है, मानव गुप्ता जी आपकी अपनी आइडियोलॉजी है। देखिए, उत्तर प्रदेश में और हिंदुस्तान में अभी जो कोरोना काल चल रहा है, इसमें एक नया कानून ये बनाया गया कि जो सरकार से सवाल कर ले उसके खिलाफ रिपोर्ट, जो कोरोना में हुई भी मौतों का जिक्र कर ले उसके खिलाफ रिपोर्ट, जो प्रयागराज के जो गंगा के तट हैं उन पर जो लाशें गाड़ी गई उनको दिखा दे उस पर रिपोर्ट, अगर कोई भारत सरकार से सवाल पूछ ले उस पर रिपोर्ट, सरसों का तेल 225 रुपए के पार जा रहा है उस पर रिपोर्ट, पेट्रोल 100 रुपए में क्यों बिक रहा है इस पर अगर पूछ लीजिए बात तो रिपोर्ट। सर, आप हम लोग को ये कहते हैं कि जो आदमी पेट्रोल की बात करे वो देशद्रोही है, नहीं पूछना चाहिए। अगर आपने कुछ फोटोग्राफ दिखा दिए तो आप देश की छवि खराब कर रहे हैं।
तो सर जो इस तरह के लोग कानून बना रहे हैं, तो आप उनसे क्यों नहीं पूछते हैं कि सर आप ऐसे कानून क्यों बना रहे हैं? ओवैसी साहब ने जब हवाला दिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब हवाला दिया आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, ये देश के भारत के ही संविधान की बात हो रही है, अमेरिका और इंग्लैंड के संविधान की बात तो नहीं हो रही है। हमारा देश का संविधान जो हमको कहता है कि करो, हम वो करते हैं। हमारा देश का संविधान जो करने से रोकता है, हम उसे नहीं करते हैं। अब गूगल किया कुछ और है, फेसबुक किया कुछ और है, और हमारे देश के संविधान में कुछ और है। तो सर हम अपने देश के संविधान की मानेंगे या सुंदर पिचाई साहब के गूगल की मानेंगे, या मार्क जुकरबर्ग के फेसबुक की मानेंगे? हम तो अपने देश का संविधान मानेंगे। हम अपने देश के संविधान का पालन करेंगे। ठीक है, हम भारत में रहते हैं, ठीक है, हमारा हक है भारत सरकार तो यही तो सरकार कह रही है आसिम वकार, यही तो सरकार कह रही है कि ये अमेरिका में बैठकर हिंदुस्तान के कानून को ठेंगा दिखाते हैं। इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हिंदुस्तान का कानून मानना पड़ेगा। अब व्हाट्सएप पर जो मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने जवाब नहीं दिया। व्हाट्सएप पर और पूरे सोशल मीडिया पर भी बोल दीजिए आसिम वकार, आप तो खुद कहते हैं बीजेपी का आईटी सेल कैसे कैसे ट्वीट्स करवाता है, कैसे कैसे नैरेटिव चलवाता है, कैसे कैसे सोशल मीडिया अभियान चलवाता है। आपको तो खुश होना चाहिए इन गाइडलाइंस पर। अब ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। कोई भी अगर ऐसा पोस्ट किया जाता है ट्विटर पे, फेसबुक पे, आप उसकी शिकायत कर सकते हैं और उस प्लेटफॉर्म को यह बताना पड़ेगा कि उसने क्या एक्शन लिया। क्या दिक्कत है इन कानूनों में आपको, नए नियमों में? सर करते तो हैं, नहीं सर करते हैं, सर करते हैं, सर करते हैं, लोग करते हैं। लेकिन उसका यह होता है कि जो बीजेपी से संबंधित लोग नहीं हैं, उनके अकाउंट तो ट्विटर और फेसबुक सीज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और जो सरकार के दबाव वाले अकाउंट हैं, उन पर ट्विटर वाले कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं। तो सवाल तो सर उस पर भी उठता है। सवाल को तो स्वागत करना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। सरकार ने कहा 3 ऑफिसर नियुक्त कर दो हिंदुस्तान में, और उसके बाद बताओ कितनी शिकायत मिली, क्या शिकायत मिली, क्या एक्शन लिया। आपको तो खुश होना चाहिए, स्वागत करना चाहिए कि ट्विटर और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब बताएं एक एक शिकायत कौन कौन सी मिली, उस पर क्या एक्शन हुआ। आप तो कहिए ट्रांसपेरेंसी लाए। बल्कि नहीं सर, ये सारा बवाल शुरू हो गया संबित पात्रा के जो गलत ट्वीट था। भारतीय जनता पार्टी को तो चाहिए था कि संबित पात्रा जी से पूछते या उनके ट्वीट की जानकारी लेते कि अगर ट्विटर ने गलत कहा है तो गलत है भी नहीं है। और मैं समझता हूं कि अगर हमने कोई गलत बात की है तो हमें उस पर माफी मांगना चाहिए। अगर हम कोई गलत जानकारी शेयर कर रहे हैं तो अब उस पर लड़ाई थोड़ी ना करेंगे बैठकर, हम माफी मांगेंगे, अपना ट्वीट वापस ले लेंगे। भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए कि उनके प्रवक्ता वो ठीक है, अगर कोई गलत ट्वीट कर रहे हैं या उनसे जुड़े हुए लोग टूल किट पर मैं आपके भ्रांति साथ फैला रहे हैं, लगातार बीजेपी ने क्या कार्रवाई की, बिल्कुल ये सवाल पूछ रहा हूं कि सबूत टूल किट का देने की जिम्मेदारी बीजेपी की है, क्योंकि बीजेपी ने वो टूल किट जारी किया है। लेकिन मेरा सवाल आपसे एक और फिर से पूछ रहा हूं, आप जवाब नहीं दे रहे। व्हाट्सएप पर आसिम वकार, अगर कोई ऑफेंसिव गलत मैसेज आता है जो कानून तोड़ रहा है, व्हाट्सएप के मैसेजों से आपको पता है ग्रुप्स में दंगे भड़के हैं कई बार, एक बार नहीं। तो व्हाट्सएप का सबसे पहले मैसेज किसने किया, यह पता लगाने की जिम्मेदारी अगर पुलिस पर आती है, सरकार पर, कोर्ट पर आती है, तो व्हाट्सएप को क्या दिक्कत है वो देने में? चाह रहा था सर, सुनना चाह रहा था, सुनिए सर। आपके नेता कह देते हैं घरों में ताक झांक कर रही है। सुनिए सर, मुजफ्फरनगर का जब दंगा हुआ, सर सुनिए सर, सर सुनिए सर, सुनिए सर, मुजफ्फरनगर का जब उत्तर प्रदेश में दंगा हुआ तो उस वक्त, उस दंगे से पहले भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर संगीत सोम, उस वक्त वो विधायक हुआ करते थे, आजकल सांसद हैं, उन्होंने जो वीडियो पोस्ट किया था, जो सर्कुलेट किया था व्हाट्सएप के ऊपर, बाद में जानकारी ये मिली कि साहब वो पाकिस्तान के किसी शहर का वीडियो था जिसमें वो हिंसा दिखाई गई थी, और उसको मुजफ्फरनगर से जोड़कर मुजफ्फरनगर का वीडियो बताकर सर्कुलेट किया गया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने संगीत सोम पे क्या कार्रवाई की? क्या यह माना जाए कि उसको इनाम के तौर पर उनको ब्लैक कैट कमांडो प्रोवाइड किए गए? क्या यह माना जाए कि उनको आप अपनी बात को काट रहे हैं, इनाम के तौर जवाब ही नहीं मिल रहा। मैं कह रहा हूं आपको तो अगर बीजेपी पर इतनी सारी शिकायत है, आपको तो खुश होना चाहिए, इन नियमों का स्वागत करना चाहिए। ठीक है, एक सेकंड, योगिता भयाना, क्योंकि योगिता को जाना भी है जल्दी, उसके बाद आ रहा हूं आरपी सिंह, रागिनी नायक, प्रदीप सिंह। नहीं सर, योगिता,
नहीं, बीजेपी योगिता, निजता का जैसा मैंने उल्लंघन कर अभी रही है, बीजेपी निजता का उल्लंघन कर रही है। हाँ, योगिता, जैसे बीजेपी की मैंने मंशा जो है आसिफ वो वकार से पूछा, ईमानदारी की नहीं है। क्या दिक्कत है इन नए नियमों में, खासतौर से व्हाट्सएप के इस नए नियम में? व्हाट्सएप एक तरफ आपकी सारी चैट्स को पढ़कर वो कहता है कि हम पढ़ते नहीं है, लेकिन नजर रखता है, यह पता लगाना चाहता है कि आपके एज ए कस्टमर इंटरेस्ट क्या क्या है, ताकि आपका डेटा वो फेसबुक को दे दे और फेसबुक आपको ऐड दिखाए। एक तरफ वो ये करता है और दूसरी तरफ कहता है कि नहीं, हम ओरिजिनेटर नहीं बताएंगे, पहला मैसेज किसने लिखा था ये नहीं बताएंगे, क्योंकि इससे निजता का उल्लंघन हो जाएगा। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है क्या योगिता? देखिए, मुझे मालूम नहीं मानक जी कि ये डबल स्टैंडर्ड मतलब अभी क्यों इतना लग रहा है कि ये डबल स्टैंडर्ड है, क्योंकि देखिए जब भी ऐसी कोई पॉलिसीज आती है हमारी सरकारों ने कभी आवाज नहीं उठाई, पर मुझे इनकी टाइमिंग्स पर बहुत दुख होता है। जब इन्हें लगा कि इनकी बहुत मतलब लोगों ने बहुत इनके ऊपर लिखना शुरू कर दिया, अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया, अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी, तब जाकर इन्होंने ये सब पैंतरे अपनाने शुरू किए। जब तक इनके फेवर में लिखा जा रहा था, जब तक इन्हें चुना जा रहा था, जब तक सरकार के साथ आवाज रख रहे थे, तब तक सब ठीक था। अचानक से ये सोशल मीडिया एंटी क्यों हो गए? क्योंकि जब से लोगों ने अभी अपनी बातें रेस करनी शुरू कर दी, आवाज उठानी शुरू कर दी, तब से ये प्रॉब्लम हुई है। तो मुझे इनकी टाइमिंग्स पर गवर्नमेंट की बहुत आश्चर्य हो रहा है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये जो जितना भी ये सब चल रहा है ना, ये सब इसलिए चल रहा है। दूसरी बात, अभी इन्हें कोविड मैनेजमेंट करना चाहिए, क्या ये इनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए? कर लेना, अगर आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है आप कर लेना, पर अभी तो लोग मर रहे हैं। आपने खुद अभी आंकड़े बताए कितने सारे लोग मर गए। ये तो खैर अभी आंकड़ों पर मैं नहीं जाऊंगी कि आंकड़े बहुत झूठे हैं, इससे कम 10 गुना है, इस बात के लिए हम अलग डिबेट कर लेंगे। पर क्योंकि असलियत छुपानी है और सच्चाई को छुपाना है, दबाना है, तो इस तरह के पैतरे, अब ये सब देखिए आप और मैं आज ये चर्चा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने ये बात निकाल दी आगे। अब बाकी की चीजें हट जाएंगी जो प्रायोरिटी पर होनी चाहिए गवर्नमेंट की। तो ये ध्यान भटकाने का बहुत अच्छा इन्होंने तरीका अपनाया है और इन्हें पता है कि यही सोशल मीडिया की वजह से ये लोग बने हैं आज की डेट में, और इन्हें मालूम है ये कुछ नहीं करेंगे, ये सब ये थोड़े दिन घुमाएंगे और फिर बैक टू स्क्वायर वन, इन सब की बातें मान ली जाएंगी। ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने का मुद्दा है। मैं मानती हूँ कि कुछ लूपहोल्स हैं सोशल मीडिया में, लॉट ऑफ लूपहोल्स आते हैं, उनको गवर्नमेंट को ठीक करना चाहिए, दुरुस्त करना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर ये कोई ऐसा टॉप प्रायोरिटी अभी गवर्नमेंट की नहीं होनी चाहिए थी। यस, ओके, ऑल राइट। लेकिन योगिता, ठीक है, प्रायोरिटी पे इस समय सोशल मीडिया और इसकी गाइडलाइंस नहीं होनी चाहिए, पॉइंट टेकन, आप बहुत सही बात कह रही हैं। लेकिन आपको भी पता है योगिता, किसी भी प्लेटफॉर्म्स को उठाकर देख लीजिए, कितने कानूनों का उल्लंघन होता है हर दिन, कितनी मर्यादाओं को हर दिन पार किया जाता है। आज भी लाखों करोड़ों पोस्ट इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर पड़े हुए हैं जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, और कोई सुनने वाला देखने वाला नहीं है। मैं तो ये पूछ रहा हूं, आप टाइमिंग पर सवाल उठाइए, लेकिन आप ये तो मानती हैं इन गाइडलाइंस की जरूरत है। इन सारी कंपनियों को जो अमेरिका में बैठकर यहां के कानून को ठेंगा दिखाती हैं, किसी की नहीं सुनती, इनको रेगुलेट करने की जरूरत है। और एंड बीइंग अ वुमन, आपने तो खुद फेस किया है, आप रोज फेस करती हैं, ट्विटर पे मैं देखता हूं। मैं तो खुद कह रही हूँ, ये ट्रोलिंग जो होती है, ये सब होता है, ये सब गाइडलाइंस की जरूरत है। अब मुझे उस चीज की डिटेल की डिस्कशन में हमें दोबारा से चर्चा करनी पड़ेगी कि किस चीज का मतलब कहां पर लाइन ड्रॉ करनी है, कहां पर प्राइवेसी आती है, कहां पर आर्टिकल 21 आता है, 14 आता है, ये सब चर्चा एक चर्चा का विषय है। पर अभी भी मैं बार बार यही बोलूंगी मानव जी, ये कोई समय नहीं है अभी, क्योंकि ये ध्यान भटक रहा है। देखिए अभी सारे न्यूज चैनल लगभग यही चलाएंगे, तो ये तो ध्यान भटक गया ना। अभी हम बहुत बड़े क्राइसिस में हैं अभी। आरपी सिंह, और यही राहुल गांधी कह रहे हैं, आरपी सिंह वो कह रहे हैं आपको, आपकी प्राथमिकता सोशल मीडिया, अपनी छवि चमकाना है, ना आप महंगाई पर बात कर रहे हैं, ना आप कोरोना वायरस से, ये जो महामारी से जो प्रकोप इस समय फैला हुआ है उसका सामना कर पा रहे हैं, सिर्फ ध्यान भटका रहे हैं आप आरपी सिंह। मानक, पिछले कितने महीनों से लगातार आपकी डिबेट पे आते और एक ही चर्चा हुआ है कोरोना पर, कैसे उस पर डील, उसको कैसे ठीक किया जाए, या देश की बाकी जो समस्याएं वो किसानों की जो उस समस्या पर चर्चा होती है। ये तो क्योंकि इन कंपनीज को 3 महीने पहले नोटिस दिया गया था कि 3 महीने में कंप्लायंस करो, और कंप्लायंस भी कैसी कि अपने यहाँ अफसर तय करो, अपने यहाँ लोग तय करो, वो कोई शिकायत दे तो वो अपने यहाँ उसका जवाब दे, एक कंप्लायंस अफसर हो, एक नोडल अफसर हो, उसका वो जवाब दे। इसमें आज थोड़ा कुछ हो रहा है, ये तो 3 महीने पहले शुरू हुआ था लागू करना सिंह को, अब ये जागे कि नहीं हम नहीं करेंगे। और मैं माफी चाहता हूं बहन योगिता जी, आपने कुछ आंकड़ों की चर्चा, क्योंकि आप चले जाओगे फिर बात रह जाएगी, आपने कुछ आंकड़ों की चर्चा की कि जो आंकड़े हैं कोई भारत सरकार नहीं देती है, राज्यों की सरकारों से आते हैं और ये सिमलित कर फिर इकट्ठे आंकड़े, और इसमें सब दलों की सरकारें हैं,
जिसमें कांग्रेस की भी है, जिसमें भाजपा की भी है, जिसमें अन्य दलों की भी है, क्षेत्रीय दलों की सरकारें हैं, जो कि अपने आंकड़े देती है और आंकड़ों को सम्मिलित कर कर देश में दिया जाता है। तो इसमें यह कहना कि भारत की सरकार के आंकड़ों में घालमेल करी, ये ठीक नहीं, अच्छी बात नहीं है। और ये चैनल है, इस चैनल पे खास कर आप नहीं बोल सकती इस प्रकार की भाषा। अगर हो तो कोई तथ्य पेश करिए, अन्यथा ऐसी मैंने आपको जिसपे आपके पास कोई एविडेंस ना हो। दूसरी बात, आरपी सिंह एक सेकंड। योगिता ने, आरपी सिंह जी, ये नहीं कहा कि केंद्र सरकार आंकड़े छुपा रही है, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा था जो आंकड़े, आधिकारिक आंकड़े आ रहे हैं, उनमें कितना सच है पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है और आप भी जानते हैं। आरपी सिंह उन्होंने कहा 10 गुना आंकड़े। एक मिनट, हाँ। मानक, अगर आपके पास, मैं माफी चाहता हूँ, चलिए आपसे बात कर लेता हूँ, अगर आप उनकी बात आप पुख्ता कर रहे हैं, उन्होंने कहा 10 गुना आंकड़े हैं, तो भैया जिस राज्य सरकारों से कम आए हैं जरा जानकर दीजिए, हम केंद्र सरकार से कहेंगे उसको ठीक करेंगे। अरे इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार का मसला नहीं है आरपी सिंह जी, इसमें मसला ही नहीं है कौन सी सरकार छुपा रही है या नहीं छुपा रही है। सवाल यहां पर यह, हमें भी पता है 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना आंकड़े हो सकते हैं। आप कल ही छपा है न्यूयॉर्क टाइम्स आर्टिकल, चाहे तो पढ़ सकते हैं। खैर, लेकिन वो अलग डिबेट है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। आज के आरोप पर एक और जवाब दीजिए, उसके बाद रागिनी के पास जा रहा हूं। नहीं, इससे आप भागेंगे नहीं, प्लीज, मानक रिक्वेस्ट है। हाँ, आप न्यूयॉर्क टाइम्स का हवाला देखकर यहाँ पे आप अपना बोलिए कि आप बोल रहे हैं कि इससे 10 गुना आंकड़े, आप बोलिए, आप इसको बोलिए, आप कहिए कि मैं मानक गुप्ता कह रहा हूं कि आंकड़े 10 गुना। ओके, आप कह दीजिए 10 गुना नहीं है, आप कह दीजिए 5 गुना नहीं है। बिल्कुल नहीं, आप क्योंकि आप कह दीजिए जितने हैं वही सही है। आरपी सिंह आज कह दीजिए, आप चलिए, आप कह दीजिए, कर आप बोल दीजिए। आरपी सिंह जी आप कह दीजिए कि जो आंकड़े सरकारें दे रही है वो सही आंकड़े। यही तो दिक्कत है व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में, कि वो अमेरिका नहीं तय करेगा कि यहाँ पर कैसे चलेगा। तो न्यूयॉर्क टाइम वहाँ पे आंसर है, यहाँ से बनी अमानत गुप्ता, आरपी सिंह, बयाना बहन यहाँ पे आंसर है। हम लोग यहाँ की सरकार आप देखिए, अपने आसपास देखिए, आरपी सिंह जी एक मिनट, योगिता 1 सेकंड, योगिता 1 सेकंड, 1 सेकंड रुकेगा। रागिनी, इसका मतलब आरपी सिंह जी विपक्ष के शक को सही साबित कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी ये इस बात पर अब नाराज हो रहे हैं कि बताइए, किसी ने 10 गुना बता दिए सही आंकड़े, किसी ने 5 गुना बता दिए। मानक अच्छी बात है, चित भी मेरी, फट भी मेरी, सब कुछ आपके सब थोड़ा चलेगा। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर आपके पास कई तथ्य हैं तो पेश करिए ना, आपको टीवी चैनल में पेश करिए। सरकारी आंकड़े करिए कि कौन रोक रहा है आपको इसको। आप 100 लोग उठा लीजिए, आप न्यूयॉर्क टाइम्स का हवाला देखकर, वो जो कांग्रेस का सही ले जाएगा, 100 लोग उठा लीजिए अपने सर्कल के, थोड़ा चल जाएंगे। 100 लोग उठा लीजिए, लगभग 1 या 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। आप अपने खुद के आसपास 100 लोग उठा लीजिए, लगभग 100 में से 2 या 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। आप ये देखिए कॉमन सेंस, उसको जनरलाइज मत कीजिए। आपके पास कोई आंकड़े, कोई तथ्य है तो उसको पेश करिए। वन सेकंड, आरपी सिंह जी 1 सेकंड रुक जाइए प्लीज, 1 सेकंड, आरपी सिंह जी 1 सेकंड, 1 सेकंड, रागिनी को लाइए व्हाट्सएप पे आ जाते हैं। 1 मिनट, आरपी सिंह जी 1 सेकंड प्लीज, आरपी सिंह जी 1 सेकंड। आरपी सिंह जी, अगर आप सरकारी आंकड़ों को सही साबित करने पे अपना पूरा जोर लगा रहे हैं इस समय, मत करिए। मैं बता रहा हूं, लोगों के जलों पर नमक छिड़क रहे होंगे अगर आप ऐसा करेंगे तो। बोल दें, आप लोगों के जले पर नमक छिड़केंगे अगर कहेंगे सरकारी आंकड़े सही हैं। आरपी सिंह जी, मैं बता रहा हूं आपको, मत करिए ये काम। मानक गुप्ता जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, आप कृपा कर मानक, क्या मैं बोल सकती हूँ? आप आंकड़े बता दीजिए। इतना समय 20 मिनट हो गया। रागिनी नायक, एक मिनट, रागिनी नायक, रागिनी को लाइए, रागिनी नायक। कानून के दायरे में है, आप पेश नहीं कर सकते। जो मैं मुद्दा ला रहा हूँ समझिए, यही बात कह रहा हूँ। व्हाट्सएप पे जो आता है वो जानकारी कैसे होगी, उसको कौन बताएगा कि कौन पुख्ता कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। रागिनी नायक, रागिनी नायक, रागिनी नायक, रागिनी बोलिए। तो मानक, रागिनी, मानक, आज भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि है। सबसे पहले उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करके मैं चर्चा की शुरुआत करती हूँ। यूं तो बात करना चाहती थी मैं मोदी जी की छवि की और निजता के अधिकार पर प्रहार की, पर चूंकि ये आंकड़ों से बात शुरू हो गई तो मैं वहां से ही शुरू करती हूँ। आप देखिए आंकड़ों का फर्क कैसे होता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिला हमें उत्तर प्रदेश से, जहां पर सरकार ने बताया कि पंचायत चुनाव में जो शिक्षक ड्यूटी कर रहे थे वो उनकी मृत्यु हुई है 3 लोगों की, और शिक्षक संघ चिट्ठी लिखकर सरकार की बात को खारिज करके कहता है कि 1621 शिक्षक मारे गए इसलिए क्योंकि पंचायत चुनाव जबरदस्ती कराए और उसमें उनकी ड्यूटी लगाई। तो इस तरीके से आप देखिए कहाँ 3 था, कहाँ 1621 का दावा किया गया। अगर हम आंकड़ों पर आ जाते हैं तो गंगा जमुना के पाट की तरफ भी हमें देखना पड़ेगा, जहां पर राम नामी की जो चादर है वो भी खींची जा रही है, मरते को कफन नसीब नहीं हो रहा। इसलिए भाई साहब
आपने तो मेरे को मुझसे उम्र में बड़े हैं, थोड़ी सभ्यता से बहस करते हैं, मैं बिल्कुल बीच में नहीं हूं। आप सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। तो ये रामनामी की चादर इसलिए उघाड़ी जा रही है कि जो असली संख्या है वो छुप जाए, ऊपर से सैटेलाइट से अगर तस्वीर ली जाए तो नजर ना आए। अगर आंकड़े सही है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती तो ये सब करना ना पड़ता। दुनिया के 12 बड़े वैज्ञानिकों ने कहा है कि भारत में संक्रमित लोगों की संख्या 40 से 70 करोड़ हो सकती है और भारत में मृत लोगों की संख्या 16 से 42 लाख हो सकती है। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे लगता है कि सरकार को एक डेटा ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, जो राहुल गांधी जी ने चिट्ठी में लिखकर भी मांग की थी, जिस पर मोदी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। इससे ज्यादा मैं आंकड़ों पर कुछ नहीं बोलूं। अब आज की चर्चा में मैं आ जाती हूं, तो मुझे कहना पड़ेगा कि अच्छे दिन की आस में, जीवित बदल गए लाश में, मोदी जी फिर भी लगे हैं छवि चमकाने की तलाश में। अब देखिए, ऑल्टरनेट मीडिया जो होता है, सोशल मीडिया, उसमें कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज पोस्ट कर सकता है। उसको रेगुलेट करना सरकारी तंत्र के द्वारा बहुत मुश्किल है। आज ये कहा जाता है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और ज्यादातर संवैधानिक संस्थाओं को अपनी मुट्ठी में कसने का काम ये सरकार लगातार कर रही है, साम दाम दंड भेद के साथ। और अब ये एक ऑल्टरनेट मीडिया का गला घोटने की भी कोशिश है। कैसे है वो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, कहते हैं द डेविल इज इन द डिटेल्स। अगर आप तफसील से पढ़ेंगे ये जो इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस है, तो आप आएंगे रूल नंबर 3 सब क्लॉज डी पर, जो ये कहता है कि सरकार का जो मंत्रालय है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय है, वो जब चाहे जो चाहे वो कंटेंट उतार सकता है। वो ऑब्जेक्शन रेज करेगा, कोर्ट में जाने की आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी। जब ये मंत्रालय चाहेगा, जिसने जो कंटेंट पोस्ट किया है वो उतार लिया जाएगा। तो अब आप देखिए, एक तरफ तो ये सरकार अपने फर्जी टूलकिट के मामले में फंसती है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर कहता है कि ये मैनिपुलेटेड मीडिया है, और उसके बाद ये गाइडलाइन आती है जो कहती है कि सरकार नियंत्रित करेगी, सरकार बताएगी गाइडलाइन पहले आ गई थी, गाइडलाइन पहले आ गई थी, रागिनी गाइडलाइन पहले आ गई थी, 3 महीने पहले आ गई थी। पर आप टाइमिंग तो देखिए, 3 महीने पहले कोरोना से निपटने की जरूरत थी, दूसरी लहर का कहर आने वाला था, तब ये क्यों गाइडलाइन बन रही थी? क्योंकि मोदी जी की छवि को आहत करती वो सारी तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आ रही थी, मोदी जी की संवेदनहीनता को दर्शाती, मोदी जी की कोरोना के कुप्रबंधन को दर्शाती, मोदी जी की विफलताओं को दर्शाती वो सारी मीडिया आ रही थी, की तस्वीरें आ रही थी। तो 3 महीने पहले ये किया गया। अब एक चीज और जल्दी, आपने बात कही कि जो फर्स्ट ओरिजिनेटर इंफॉर्मेशन है उसकी ट्रेसेबिलिटी सुलभ क्यों नहीं हो सकती। तो ये बहुत जानी, अगर आप किसी सोशल मीडिया एक्सपर्ट को बुलाएंगे, ये बहुत जानी मानी बात है कि अगर ट्रेसेबिलिटी फर्स्ट ओरिजिनेटर की सुलभ की जाती है तो स्पूफिंग बढ़ जाती है। यानी कि जो बैड एक्टर्स हैं वो किसी भी फर्स्ट ओरिजिनेटर के जो कंटेंट है उसको फॉल्सली मॉडिफाई करके निर्दोष व्यक्ति को भी फंसा सकते हैं। क्या इसके ऊपर इसको ये ना हो पाए, इसके लिए कोई और माध्यम सरकार ने हमें बताया है, या इसको इससे बचने का कोई और तरीका सरकार ने बताया? ये व्हाट्सएप को बताना है रागिनी, ये व्हाट्सएप को बताना है। सरकार ने तो कह दिया, सरकार ने कह दिया। मैं आपको स्पष्टीकरण दे दूं एक छोटा सा, फैक्चुअली करेक्ट कर दूं। आरपी सिंह जी एक सेकंड, देश में आरपी सिंह जी रुकिए ना एक मिनट, आरपी सिंह जी एक सेकंड, महिलाओं को लेकर कुप्रचार करने वालों का पक्ष ले रही है। जी आपकी बौखलाहट बताइए कि आप फंस गए, बौखलाइए मत। आप तो सोशल एक्टिविस्ट महिलाओं को लेकर बड़े विश्वास। मैं देखिए, मैं आपको मौका दूंगा। अरे आरपी सिंह जी रुकिए ना, मेरी बात भी समझ में आई। रागिनी एक सेकंड, एक छोटा सा क्रॉस क्वेश्चन है और वो क्लैरिफिकेशन के तौर पे सरकार ने व्हाट्सएप से क्लियरली कह दिया है कि भैया हमें फर्स्ट ओरिजिनेटर आपको बताना है, आप कैसे भी बताएं वो आपकी जिम्मेदारी है। हम नहीं कह रहे कि आप एंड टू एंड इंक्रिप्शन खत्म करिए या उसको ब्रीच करिए, कितनों का करिए, सबका करिए। वो कह रहे हमें बता दीजिए जहां हम चाहें, जहां पुलिस चाहे, जहां जांच एजेंसी चाहे, और जहां आपकी सरकारें हैं वहां आपकी पुलिस भी इस तरह की जानकारी मांग सकती है व्हाट्सएप से। आजकल नहीं मांग सकती है, नहीं देता है व्हाट्सएप, कोई जानकारी नहीं देता है, तो क्यों ना ये ले ली जाए जानकारी? अगर पुलिस को लगे, कोर्ट को लगे। सुनिए, देखिए, सोशल मीडिया, कोई भी देश में कानून बनता है उसका उपयोग भी होता है, दुरुपयोग भी होता है। व्हाट्सएप की यूएसपी है एंड टू एंड इंक्रिप्शन, वो उसको कैसे बचा के रख सकता है या नहीं रख सकता, ये व्हाट्सएप कोर्ट में जवाब है वो। लेकिन एंड टू एंड, ये बताइए है क्या वो?
मैं नहीं मानक फेसबुक के नहीं। साथ सब कुछ अरे शेयर आरपी सिंह करते जी, हैं, है अरे क्या? अरे रुकिए ना, मैं आपको दे रहा हूं मौका, एक एक करके बोलेंगे, शुरू ठीक करती रहेगा। हूँ, ये बीच में बोलने लग जाते हैं। मैं बोलिए, लगातार बोलूंगी तो ये बोल पाएंगे क्या? बोलिए बोलिए बोलिए। मतलब थोड़ी तो तमीज दिखाइए। मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ, इसका ये मतलब थोड़ी कि आप लगातार बदतमीजी करते चलिए जाएंगे। चलिए खत्म करिए। हाँ, शांति रखिए थोड़ी, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, आप शांति रखिए थोड़ी, तमीज से बहस करिए। आप तैयारी करके आए नहीं, आपने गाइडलाइंस पढ़ी नहीं, यहाँ पर बैठकर आप लफाजी कर रहे हैं और जबरदस्ती मुझे रोक टोक कर रहे हैं बीच बीच में। कुछ पता नहीं है आपको इसके बारे में? बताइए रूल 3D क्या कहता है, बताइए मुझे। बता दीजिए ना कि आपका डेटा वो फेसबुक के साथ शेयर करते नहीं करते। कुछ पढ़ के आते नहीं है भाजपा के प्रवक्ता, इसीलिए बीच में टोकते रहते हैं पूरे चलिए समय। चलिए मुद्दे पे आइए रागिनी, यही मोदी जी सिखाकर भेजते हैं इनको। आइए मुद्दे पर आइए। यही पप्पू बेच आपको सिखाकर। अरे पहले इस शब्द को वापस लीजिए अरे आप। प्लीज एक सेकंड, मर्यादा पहले इस शब्द को वापस बिल्कुल। लीजिए आप। अरे आरपी सिंह जी, पहले क्यों- शब्द को क्यों ऐसे वापस शब्दों लीजिए का आप। इस्तेमाल वो करना? क्या कह रही है भाजपा के, नहीं वो कैसे आप कह रही शब्द भाजपा के को लोग सिखाकर वापस भेजती है। लीजिए सरदार जी। वो बोले ठीक, मैं हम बोले बड़ी कल तमीज कैसे से कैसे आपसे तो मैंने- बात कर रही हूँ। मतलब उनको क्या अगर सिखाकर आपको भेजा था, तमीज उनका नहीं कौन नेता है क्या तो सिखाकर मुझे भेजता है? आप जैसे वो जो सोशल बदतमीज मीडिया और पर निर्लज्ज व्यक्ति के झूठ का साथ प्रचार बहस करते करने का हैं कोई और शौक नहीं विदेशी है। विदेशी आप पत्रकारों के और बदतमीजी विदेशी करेंगे पत्रकारों और के बिहार सोचेंगे पे कि यहाँ मैं पर बर्दाश्त करती झूठ का रहूंगी। प्रचार और मैं कुप्रचार नहीं करते हैं, वो ठीक है। मैं मैं राजनीनाथ बिल्कुल से नहीं पूछता हूँ, कल करूंगी। किसी महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार होगा जो उसके बारे में कुप्रचार होगा व्हाट्सएप पे, बदतमीजी ना करें तो क्या डिबेट स्टैंड में, होगा उनका? आप बदतमीजी कांग्रेस का ना क्या करें, स्टैंड अपनी होगा बारी उसमें? पर बोलें, कि महिलाओं का मुझे अपनी कुप्रचार बारी हो में जाए, बोलें। महिलाओं को लेकर ओके, कोई एक और सेकंड, बात होगी। रागिनी खत्म करिए। ओके, आरपी सिंह जी आपको पूरा मौका मुझे दे रहा समय हूं। दीजिए, मुझे समय दीजिए, जितना दे निर्विरोध रहा हूं समय दूसरों को बिल्कुल दे मिला रहा हूं। है। एक सेकंड रुकिए ना, मैं दे रहा हूं, मैं आप ही को समय दे रहा हूं। रागिनी आपको कंप्लीट करने का मौका दे रहा हूं। आरपी सिंह जी आपको जवाब देने का मौका दे दूंगा। बीच बीच में क्यों बोलते हैं आप? फिर दूसरे बोलेंगे, फिर आप कहेंगे इनको रोकिए। कम से कम इस पर हम सहमति बना सकते हैं कि दर्शक तक अपनी बात पहुंचानी है ना, एक एक करके बोलें, सबको टाइम मिलेगा। रागिनी कंप्लीट करिए, बोलिए। मानक, मैं एक बार, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं शुरू से लेकर आखिरी तक तफसील से सारी बातें आपको समझाती हूँ। आप देखिए, जो व्यक्ति अपनी माता जी के चरण छूने के लिए भी 50 फोटोग्राफर लेकर जाता, जो व्यक्ति तस्वीर खिंचवाने के लिए खाली टनल में लगातार हाथ हिलाता, जो व्यक्ति जनता की न सुनकर केवल अपने मन की गाता हो, जो व्यक्ति विदेश में डुगडुगी बजाने के लिए भारतीयों की 6.5 करोड़ वैक्सीन को विदेश पहुंचाता हो, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण अपनी छवि है। और ये छवि सोशल मीडिया के द्वारा दागदार ना हो जाए, इसीलिए जिन चीजों को प्राथमिकता देनी चाहिए, जैसे सार्वजनिक मुफ्त टीकाकरण, जैसे पेट्रोल डीजल के दाम ना बढ़ाना, जैसे रेमडेसिविर जैसी दवाइयों पर जीएसटी ना लगाना, और ज्यादा सुलभ बनाना एम्बुलेंस को जीएसटी ना लगाकर, इन चीजों पर ध्यान नहीं देंगे मोदी जी। वो सोशल मीडिया को कंट्रोल करना चाहेंगे। एक ये ठीक नहीं है, मानक का बात मुझे बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, पूरा मौका दूंगा। मुझे प्रदीप जी के पास जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप अच्छी बात छोड़ा, ये देश के प्रधानमंत्री हो रहे इस प्रकार की यहाँ पर बात करिए, हमको जवाब भी नहीं देंगे। आपको पूरा मौका दूंगा जवाब देने का। प्रदीप जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, प्रदीप जी को बोलने दीजिए, उसके बाद आ रहा हूं। मैं एक बात पूछूंगा, बैंकॉक क्या करने जाते हैं इनके नेता? जवाब दे देना। कहाँ किस किसके यहाँ जाकर मुंह मारते हैं बैंकॉक में, उसका जवाब दे दे इनके नेता। नहीं, इनके नेता, उनके नेता क्या होता है? भारत का प्रधानमंत्री बैंकॉक में क्या सकते हैं आपके? ये क्या जाकर ये बताइए, कहाँ का मुंह मारते हैं आपके नेता जाकर बैंकॉक के लिए? बताइए जरा। भारत का प्रधानमंत्री मोर को दाना चुगाने के लिए बनाया था। भारत के अरे मुझे बताओ ना, आपके नेता बैंकॉक में क्या करने जाते हैं? हर साल में 3 महीने की छुट्टी काट के क्या करने जाते हैं वो बैंकॉक के अंदर? बता दीजिए आप। इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करती है, वैसी भाषा आपको मिलेगी वापस। ऐसी आप भाषा इस्तेमाल करिए, वैसी भाषा आपको मिलेगी वापस। शर्म करो आरपी सिंह। अरे शर्म करो रागिनाथ, आप वकील है, फिर आप महिलाओं के साथ जो अत्याचार व्हाट्सएप होता है, आप उसके पक्षे खड़े व्हाट्सएप पे। जो हर रोज डिबेट पर बैठकर बदतमीजी करने के लिए आ जाते हैं, न पढ़ाई न अरे मैं तो कहीं नहीं बदतमीजी, आपको दिक्कत हो रही है। आप देश के प्रधानमंत्री को फिर पति किसाकर के अफसर बोलेंगे, वो अपने माता जी को जाकर पैर छूगा, उसके पति किसान के अफसर बोलेंगे। वो आपके माता जी की, आपके पप्पू की माता जी की बात हो रही है कोई दिखाना चाहेगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करोगे। अगर कोई ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाएगा तो उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाओगे। इसका जवाब दे दूं, कहीं भी किसी ने भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है। और अगर कोई आतंकवादी हरकत करेगा और अगर इनकी माता जी आतंकवादियों पर रोएंगी तो उससे चिंता करेंगे नहीं करेंगे? बताइए मेरे को। इनकी माता जी को खाई खाई जाना आंसू निकलते हैं जब आतंकवादी मारे जाते हैं, सबको कोई प्रश्न उठाता है, सारी घड़ियाली आंसू निकलते हैं। और आतंकवादी मारा गया, ये बेचारा आतंकवादी मारा गया, सरकार ने आतंकवादी मार दिया, और तुम्हारे दिल में कोई और इनकी सरकार से हमारे द्वारा आतंकवादियों पर छोड़ेंगे इनकी माता की शहीद।
चाहते हो व्हाट्सएप पे कब्जा हो जाए, ओके ओके, अब रुक जाइए, बंद करिए प्रदीप जी को। आरपी सिंह जी आपको मौका दूंगा जवाब देने का। प्रदीप सिंह आइए। प्रदीप जी माफ करिएगा, थोड़ा गर्मा गर्मी हो गई थी, इसीलिए मैंने सोचा पहले ये दोनों थक जाएं उसके बाद आपके पास आता हूं। प्रदीप जी आपको क्या लगता है, क्योंकि जो मैं समझ रहा हूं प्रदीप जी, फेसबुक ने और गूगल ने तो ऐसा लगता है ज्यादा विरोध के बगैर इन नई गाइडलाइंस को स्वीकार करने का मन बना लिया है, लेकिन ट्विटर और व्हाट्सएप क्यों इतना विरोध कर रहे हैं प्रदीप जी? मानक जी, पहले तो मुझे अगर ये पता होता कि व्हाट्सएप और ट्विटर इस आईटी एक्ट के अलावा बाकी सब विषयों पे बात होनी है तो मैं तो नहीं आता। मैं इस कांग्रेस बीजेपी की तू मैं हिस्सा नहीं बनना चाहता। इन बातों का कोई मतलब नहीं निकलता सिवाय इसके कि अपने नेता को बता सके कि देखिए हम गाली दे के आ गए। इस तरह की बहस का कोई अर्थ नहीं है। एग्जैक्टली कोई तथ्य नहीं है। बात आईटी एक्ट पर हो रही है, तो आईटी एक्ट पर देखिए आपने जो बात कही कि ट्विटर को फेसबुक को एतराज नहीं है, व्हाट्सएप को ही सिर्फ एतराज है। सरकार क्या कह रही है? जो नया, पहली बात तो ये समझ लेनी चाहिए कि ये अभी क्यों लाए, अब ये कौन सा समय है। ये इसके खिलाफ जो गाइडलाइंस पहले बनी थी उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में कहा कि ये आपकी गाइडलाइंस नखहीन दंतहीन हैं, इनका कोई असर नहीं है, इनको कौन मानेगा, इसका कोई असर नहीं होगा, आप नई गाइडलाइंस बनाइए। सरकार लौट के आई, विचार विमर्श हुआ, जितने स्टेक होल्डर्स हैं सबसे बात हुई। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है जिसके चेयरमैन जयराम रमेश थे। ये जो सेक्शन 79 है जिसमें मांगा गया है ओरिजिनेटर की इंफॉर्मेशन, उस कमेटी की यूनानिमस रिपोर्ट का हिस्सा है। अब कोई पार्टी कुछ भी कहे उससे हमको नहीं मतलब। दूसरी बात, सरकार क्या कह रही है? आपने मानक जी अगर आपको याद हो तो एक फिल्म आई थी, देखा होगा, खोसला का घोसला। उसमें एक कैरेक्टर पूछता है कि ये बताओ तुम पार्टी हो या ब्रोकर हो। सरकार यही इन प्लेटफॉर्म से पूछ रही है कि आप इंटरमीडिएट हैं। हम संदेश भेजते हैं मानक जी को, आप वो संदेश पहुंचाते हैं, सिर्फ आपका उसमें कोई रोल नहीं है। आपका रोल नहीं है, इसलिए हम आपको लीगल प्रोटेक्शन देते हैं कि आप पर कोई मुकदमा न कर दे। कि हमने गाली लिख के भेज दी तो पता चला व्हाट्सएप पे या ट्विटर पे मुकदमा हो गया, इससे सरकार आपको बचाती है। अब सरकार ये कह रही है कि अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो हम आपको प्रोटेक्शन देंगे कानून से, आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट नहीं हैं, उसमें हिस्सेदार हैं, तो आप पब्लिशर हो गए। अगर आप उस पर एडिटोरियल डिसीजन लेते हैं तो आप पब्लिशर हो गए। तो फिर देश का जो कानून है दूसरा, उसको फेस कीजिए, फिर वो प्रोटेक्शन हट जाएगा। आप जो कानून सम्मत जो भी कार्रवाई होगी, जो करना चाहेगा, हमको गाली मिली है हम अदालत में चले जाएंगे, किसी और को मिली है वो चला जाएगा, आपको वो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, वो हम खत्म कर देंगे। सिर्फ इतनी सी बात है इसमें। मामला ये है कि ये जो कंपनियां हैं ये इतनी बड़ी बन गई हैं, इनको लगता है कि भारत के कानून को हम धता बता सकते हैं। इनको लगता है कि कानून हम हैं, हम जो कहेंगे उसे मानिए। आप ये कैसे तय करेंगे कि हम कौन सा कानून माने? अब देखिए व्हाट्सएप किस मुद्दे पर गया है, वो जो नोडल ऑफिसर बनाने और दूसरी जो प्रावधान है उन पर नहीं गया है। कह रहा है कि निजता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। निजता का अधिकार फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, लेकिन कोई भी फंडामेंटल राइट बिना रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के नहीं आता, चाहे जो भी फंडामेंटल राइट हो। एक बात। दूसरी बात, जो व्हाट्सएप ये कह रहा है कि निजता का उल्लंघन है, वही व्हाट्सएप कह रहा है कि हम नया नियम बना रहे हैं, उसको मानिए, हम आपका डेटा फेसबुक को देंगे। किसी को एतराज नहीं है। क्यों भाई, आप हमारा डेटा फेसबुक को क्यों देंगे? तब निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा है हमारे। एक बात। दूसरा, ये जो कहा जा रहा है कि सरकार जो है किसके घर में क्या हो रहा है देखना चाहती, आपको व्हाट्सएप देख रहा है तो एतराज नहीं है। सरकार कुछ संदिग्ध लोगों का पता जानना चाहती है तो उस पर क्यों एतराज होना चाहिए? और इस सब पर एतराज है। मान लीजिए ये सब सरकार गलत कर रही है तो अदालत का दरवाजा तो खुला ही है। व्हाट्सएप चला गया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट बता देगा कि सरकार ने जो किया है ये संविधान सम्मत नहीं है, वो कानून रद्द हो जाएगा।
तो इसमें इतना मोटिव खोजने की, बताने की उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब ठीक है, राजनीति में ऐसा होता है, मैं उसको गलत नहीं मानता। राजनीतिक दल हैं, जो विरोधी हैं वो विरोध करेंगे, जो सत्ता पक्ष में है वो उसका बचाव करेंगे, वो अलग चीजें हैं। लेकिन तथ्यों पर भी कुछ बात होनी चाहिए। नहीं प्रदीप जी, एक सवाल मेरा आपसे भी, आपने बहुत बढ़िया समझाया और मैं आपसे काफी हद तक सहमत हूं इस पर। लेकिन हाल में बीजेपी की टूल किट, जिसको साबित करने के लिए सबूत देना था बीजेपी को, नहीं दिया सबूत अभी तक। उल्टे ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया उसे कह दिया तो ट्विटर के दफ्तर पर रेड मार दी। इससे शक होता है कि इन गाइडलाइंस के जरिए, और आपको भी पता होगा कि इस पर जो एक ओवरसाइट के लिए कमिटी बनाई गई है मंत्रालय में, जो किसी भी कंटेंट को हटवा सकेगी, शक होता है कि सरकार अपने हिसाब से इन नियमों का इस्तेमाल करेगी। प्रदीप जी, दो प्रश्न हैं आपके। एक तो ये आप कह रहे हैं कि वो साइट कमेटी जो बनी है इसका दुरुपयोग कर सकती है। हाँ। किसी भी कानून के दुरुपयोग होने की आशंका हमेशा बनी रहती है। जो भी सरकार सत्ता में रहेगी वो कर सकती है, करेगी ये मुझे पता नहीं, लेकिन कर सकती है ये मैं मानता हूं। दूसरी बात जो आपने टूल किट की कही, बीजेपी को सबूत देना है तो किसको देना है? किसी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी को देना होगा ना। या तो पुलिस आके पूछेगी या अदालत पूछेगी। नहीं प्रदीप जी, एक सेकंड। प्रदीप जी, ना वन सेकंड। एक मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आप पूछिए, बताऊंगा मैं। अगर ट्विटर ये कहता है कि ये मैनिपुलेटेड मीडिया है, तो वो एक एडिटोरियल डिसीजन ले रहा है, तब वो पब्लिशर बन गया, इंटरमीडिएट नहीं रह गया। आप बता रहे हैं कि हमने जो पोस्ट की वो क्या है, उस पर आप एक एडिटोरियल फैसला ले रहे हैं, ठीक है, मैं उनके अधिकार को चुनौती नहीं दे रहा हूं, आप जरूर लीजिए। लेकिन फिर आप पब्लिशर बन गए तो पब्लिशर के लिए जो कानून है उसका सामना कीजिए। यही तो ये आईटी एक्ट कह रहा है, जो संशोधित आईटी एक्ट है वो यही बात कह रहा है। ओके, कि आप तय कर लीजिए, बताइए ना कि आप क्या हैं, पब्लिशर हैं या इंटरमीडिएरी हैं। ठीक है, ओके। इंटरमीडिएरी हैं तो आपको सुरक्षा है, पब्लिशर हैं तो नहीं है। ठीक है। पुलिस गई ये पूछने के लिए कि भाई आपने जांच करके बता दिया कि मैनिपुलेटेड मीडिया है, सही कहा होगा, हम तो मान रहे हैं कि जो भी कहा ट्विटर ने सही कहा होगा, तो वो रिपोर्ट तो दिखा दीजिए हमको भी। एफआईआर हुई है, हमको जांच करना है, तो हमको नहीं, एफआईआर नहीं हुई है प्रदीप जी, कोई एफआईआर नहीं हुई है। एफआईआर नहीं हुई है। कांग्रेस ने कंप्लेंट की थी, उस कंप्लेंट को विड्रॉ कर लिया है, छत्तीसगढ़ में एफआईआर करा दी है। बीजेपी ने एफआईआर की है दिल्ली में, और छत्तीसगढ़ में की है कांग्रेस पार्टी ने। हाँ, तो एफआईआर तो हुई है। हाँ। तो ठीक है, आप ये आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, नहीं जाना चाहिए था उनको, चिट्ठी लिख के पूछ लेना चाहिए था, ये तो हो सकता है। लेकिन ट्विटर को तो ये बताना पड़ेगा ना कि किस आधार पर उन्होंने इसे मैनिपुलेटेड मीडिया कहा। हाँ। हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत कह रहे हैं, ओके, वो सही कह रहे होंगे, लेकिन उसका आधार क्या है? नहीं, एक सेकंड प्रदीप जी, एक सेकंड प्रदीप जी, आपकी मेरी बुनियादी असहमति है इस मुद्दे पर। अगर बीजेपी ने कोई टूल किट जारी की है तो उसे सही साबित करने की जिम्मेदारी बीजेपी की बनती है सर। उसे गलत कहकर और सबूत ट्विटर को नहीं देना है, माफ करिएगा। क्योंकि सर सुनिए ना, किस लिए कह रहा हूं मैं, जब कोई आरोप लगाता है उसे साबित करने की जिम्मेदारी आरोप लगाने वाले पर होती है। नहीं, बड़ी सिंपल सी बात। आपकी बात से मैं 100% सहमत हूं कि बीजेपी पर यह जिम्मेदारी है कि वो साबित करे कि ये सही है। हाँ। मैं ट्विटर के संदर्भ में सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ट्विटर ने जब ये कहा कि मैनिपुलेटेड मीडिया है, तो ट्विटर को बताना पड़ेगा कि कैसे है। मैं सही गलत का ट्विटर से सवाल नहीं कर रहा। नहीं, ट्विटर को तो सिर्फ इतना कहना है, किसी ने कोई डॉक्यूमेंट जारी किया और उसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया, क्योंकि उसका कोई आधार ही नहीं है। बड़ी सिंपल सी बात है। खैर एनीवे, नहीं तो वो ट्विटर को क्यों देगा भाई कोई सबूत? ओके, ऑलराइट। आरपी सिंह जी बोलिए। आरपी सिंह जी बोलिए। पब्लिशर तो है नहीं। आरपी सिंह जी आप बोलिए, रागिनी का जवाब देना चाह रहे थे, आप बोलिए। ठीक है, बोलिए आरपी सिंह जी। पता नहीं, सॉरी कुछ गड़बड़ है। आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी धन्यवाद मानक। मैं जिस बात से, जहां से शुरू हुआ, जहां से सारा झगड़ा हो गया, बिना बात के सारी डिबेट डिटेल हो गई, जहां मैंने कहा कोई बात कहने से पहले, अगर देखिए कोई बात आप कहेंगे तो आप उसके लिए आंसरेबल हैं, आप उसके लिए जवाबदेह हैं, ये बात है। अगर टीवी मीडियम आपका मीडिया करे या कोई और मीडिया करे, पब्लिशिंग हाउस करे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया करे, उसके लिए आंसरेबल है।
इसी प्रकार व्हाट्सएप या ट्विटर कुछ करेगा उसके लिए आंसरेबल है। और जो आप कह रहे हो मैनिपुलेटेड अरे मीडिया, आप क्यों अभिव्यक्ति की आजादी पर पैरा लगाना चाहते हैं? एफबीआई नहीं है, वो सीबीआई नहीं है, वो पुलिस नहीं है, वो थोड़ा टाइम करेंगे, वो एक प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म की तरह बिहेव करें, वो पब्लिशर की तरह मत बिहेव करें ना, वो पब्लिशर की तरह बिहेव करें। हमारे यही फर्क है। इसकी बात मैं कहना चाह रहा था कि जो आंकड़ों का हेर फेर भी है वो न्यूयॉर्क टाइम्स का रेफरेंस है कि यहाँ पर थोड़ा चल जाएगा। आप कह रहे तो आप उसको सत्ता करें तो फिर उसके सबसे बात हो सकती है। अगर एंड टू एंड अरे राजू नायक, मैंने आपको बोला क्या? मैंने आपको बताया, मैंने आपको अभी फिर बोलूंगा, फिर आपको क्लियर हो जाएगी। टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। प्रदीप सिंह जी ने भाजपा का पक्ष बहुत अच्छी तरह से रख दिया, बता दिया उन्होंने सरकार की तरफ से। अब उसके बाद मानक फिर आरपी सिंह जी के पास ही चले गए। जरा मुझे भी मौका दिया जाए, मुझे भी मौका मिले। गलत बात है ये, नहीं ये गलत बात नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि पॉलिटिकली मेरी बात तो सुन लीजिए सर। मोदी जी रागिनी 1 सेकंड, ना रागिनी 1 सेकंड, रागिनी 1 सेकंड, रागिनी 1 सेकंड, बंद करिए सबका ऑडियो बंद करिए। अपने नेताओं को खुश करने के लिए मुझसे इस तरह की बात मत कीजिए। विपक्ष को नहीं है, मैं लिहाज करता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप बदतमीजी करेंगे। मुझे बताइए, आप निश्चित रूप से बदतमीजी कर रही हैं। ये भाषा नहीं है बोलने की, ये तमीज नहीं है बात करने की। तमीजी नहीं नजर आएगी ना प्रदीप सिंह जी? अरे हमको फैसला करने नहीं देते, आपने मेरे ऊपर जो टिप्पणी बदतमीजी की, नजर मैं आएगी। उसकी बात कर रहा हूँ। आप अपनी आंखों से आपने चश्मा मेरे उतारिए बारे में जरा। जो कहा उसकी बात कर रहा हूँ। आप आंखों से अंधभक्ति का आप चश्मा उतार बदतमीजी दीजिए कर रही कृपया हैं, करके। आप बदतमीजी से बोल रही हैं। नहीं ये क्या आपको माफी तरीका मांगना है? चाहिए। मेरे बीच में हर कोई बोलेगा। नहीं, रागिनी 1 सेकंड, रागिनी 1 सेकंड, सबकी आवाज बंद करिए, 1 मिनट बंद करिए, 1 मिनट बंद करिए, आवाज बंद करिए, ऑडियो बंद करिए, 1 मिनट। रागिनी 1 सेकंड, रागिनी आप और आरपी सिंह जी के बीच कौन किसको टोक रहा है, मैं इसीलिए बीच में नहीं पड़ा। उन्होंने आपको टोका, आपने उनको टोका, भाई साहब बराबर। लेकिन प्रदीप सिंह जी की तरफ से मैं कम से कम इतना कह सकता हूं, वो एक एक्सपर्ट के तौर पे, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे यहां बैठे हैं, उनको अपनी राय देने का पूरा हक है। आप उन पर टिप्पणी करने के बजाय मुद्दे पर बोलिए, आप मुद्दे पर बोलिए। सहमत नहीं हूं तो मैं बोल नहीं सकती क्या कि मैं राय आप से सहमत नहीं हूं? आप बोलिए ना, मैंने वही तो कहा, आप मुद्दे पर बोलिए, सहमति जताइए। पार्टी का पक्ष पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो क्या मैं ये नहीं कह अरे तो सकती भाजपा के पक्ष को आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? नहीं मुझे दिक्कत है, ऐसा लगा कि नहीं निष्पक्षता से दिक्कत है, बात नहीं रखी गई है। मुझे माफ ऐसा करें। लगा कि एक तरफा बात कही गई है। अरे मैं क्यों नहीं कह सकती? इन्होंने मुझे बदतमीज कहा, आपने क्या उसको आपने टोका ही नहीं। मैंने प्रदीप सिंह जी के बीच में मैं नहीं बोली, एक शब्द नहीं बोली। मैं आरपी सिंह जी को कुछ कह रही हूँ तो ये बीच में क्यों बोल रहे हैं? ये क्यों बीच में बोल रहे हैं? आप भाजपा के प्रवक्ता को भी बुलाएं, आप एक्सपर्ट को बुलाएं जो भी अपनी मानसिकता में भाजपाई है। उसके बाद आप दोनों तीनों लोग मिलकर मेरे ऊपर हमला करें और कहें कि मैं बदतमीजी कर रही हूँ और मैं खामोशी से सुनती रहूंगी। निश्चित रूप से बदतमीजी कर रही हैं, आप बदतमीज हैं। अरे नहीं, आप बदतमीज हैं, आपको बात करने की तमीज नहीं है। मैं चाहूँ तो मैं आपको आपके लिए इससे भी ज्यादा खराब बोलने शब्दों का का प्रयोग कर तरीका सकती नहीं हूँ। मालूम। आप मेरे लिए आपको पिता तुल्य तरीका हैं, नहीं इसलिए मैं मालूम है, अपनी तरीका जबान को नहीं लगाम मालूम। दे रही हूँ, पर आप मेरे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। आप मेरे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। परीक्षा ली है, आप जो लेख गलत लिखते बात हैं, मत बोलिए। आप जो टीवी मैं पर किसी बोलते की हैं, वो गलत बात जाहिर नहीं बात है सुनता। कि आप भाजपा का पक्ष मुझे लेते हैं कोई फर्क और नहीं मुझे ये पड़ता। कहने में मुझे किसी नेता मुझे ये को कहने में जाकर कोई सफाई गुरेज नहीं देनी है। कि आप भाजपा की मुझे दृष्टि कहीं से नंबर हर नहीं मुद्दे को बढ़ाने हैं देखते हैं अपने। और वही आप मुझे नंबर कोई बढ़वाएं बात ना नहीं चाहिए बढ़वाएं, किसी मुझे पार्टी उसकी में। कोई चिंता नहीं है। मैं 20 साल से कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की चुनी हुई छात्र संघ की अध्यक्ष रही हूँ। अगर आप क्या गलत कह है रहे हैं? तो मुझे गलत ये है। पाठ मत पढ़ाइए, 20 साल से और मत पढ़ाइए। 30 साल से ये क्या नंबर होता है? बढ़ाने की राजनीति मैं नहीं करती, ये दो मिलाने की राजनीति आप जैसे बिल्कुल पत्रकार कर करते रही हैं। हैं। प्लीज एक सेकंड बंद कर लीजिए, बंद कर लीजिए, 1 मिनट ना बंद करिए, मेरे खिलाफ मत बोलिए। बंद करिए ना, 1 सेकंड बंद करिए, ऑडियो बंद करिए, ऑडियो बंद करिए। रागिनी प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर कोई एक्सपर्ट कुछ कहता है ऑडियो बंद रखिएगा प्लीज, अभी कोई नहीं बोलेगा। अगर कोई एक्सपर्ट कुछ कहता है आप उससे असहमति जता सकती हैं। हमारे इस पैनल में, इस शो में, इस चैनल में सबको बोलने का पूरा हक है, अपनी राय रखिए। लेकिन आप पॉलिटिकल जितने पैनलिस्ट हैं उनको जो अटैक करना है पूरी तरह से करिए। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं, और भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स आते हैं। रागिनी अभी योगिता भयाना बैठी हुई थी। रागिनी प्लीज 1 सेकंड सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, सुना भी करिए ना, अरे सुना भी करिए, सुन भी लीजिए। योगिता भयाना बैठी, अब सुन तो लीजिए, अब मैं बोल रहा हूं सुन तो लीजिए, अब सुनेंगे या नहीं? अब सुनेंगी भी। योगिता भयाना भी बैठी हुई थी, योगिता भयाना बैठी हुई थी। योगिता भयाना सरकार के खिलाफ बोलती हैं। अब अगर आरपी सिंह जी उनके खिलाफ बोलते मैं उनको भी रोकता। हर एक किसी का अपना अपना ओपिनियन, अपनी अपनी आइडियोलॉजी, सोचने का तरीका होता है, उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। उससे बहस करिए, तथ्यों पर, ओपिनियंस पर उससे बहस करिए, लेकिन उन्हें ब्रांड मत करिए प्लीज, ब्रांड मत करिए। आसिम वकार बोलिए। आसिम वकार बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए आसिम वकार।
नहीं सर, मैं बहुत देर से सुन रहा था। मैंने आरपी सिंह साहब को भी सुना और प्रदीप सिंह साहब को भी सुना। प्रदीप सिंह जी से सीधा सवाल मैं कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने जो बातें समझाई थी उसका जवाब देना जरूरी हो गया। प्रदीप सिंह जी, एहतराम के साथ खाली इतना बता दीजिए कि जैसे अभी आप कह रहे थे कि जो लोग संदिग्ध हैं, जो सरकार के खिलाफ संदिग्ध बातें करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, ट्विटर को बताना चाहिए, फेसबुक को बताना चाहिए, व्हाट्सएप को बताना चाहिए, मैं आपसे सहमत। लेकिन संदिग्ध कौन है ये कौन तय करेगा? उत्तर प्रदेश का एक मामला सामने आया सर, कि सरकार ने कहा उत्तर प्रदेश में इतनी 100 मौतें हुई। सरकार का जो लखनऊ का एक विभाग है, नगर निगम, जो सर्टिफिकेट बनाता है, मृत्यु प्रमाण पत्र, उसने कहा कि हमने 13,500 सर्टिफिकेट, मृत्यु सर्टिफिकेट इशू किए। और एक आम आदमी ने कहा नहीं साहब, लगभग 12-13 हजार मौतें हुई। तो सरकार अगर ये कह रही है कि 1000 लोग मरे, विभाग कह रहा है 13,500 सर्टिफिकेट इशू हुए, और आम आदमी कह रहा है कि 12,000 के आसपास मौतें हुई, तो सरकार किसको अरेस्ट करेगी? किसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए? बोलिए आप। जो आदमी कह रहा है लगभग 12,000 मरे, सरकार उसके खिलाफ मुकदमा कर रही है। नहीं, दूसरा सवाल, एक मिनट सुन लीजिए। दूसरा सवाल सर सुनिए सर, नहीं बोलने दीजिए आप। एक कंपनी ने टीका बनाया। सुनिए सर, एक रिक्वेस्ट सर, एक कंपनी ने वैक्सीन बनाई और बीच में प्रधानमंत्री जी के आदेश से वो वैक्सीन विदेश में बेच दी गई। और अगर किसी ने ये पोस्टर लगाया और सवाल किया कि मोदी जी हमारी वैक्सीन आपने विदेश क्यों भेज दी, तो जिसने वैक्सीन बना के बेची वो अरेस्ट नहीं हो रहा है, जिसने वैक्सीन बेचने की आज्ञा दी वो अरेस्ट नहीं हो रहा है, और जो आदमी ये पूछ रहा है कि हमारी वैक्सीन विदेश को क्यों भेज दी, उस पर कार्रवाई की जा रही है। वो संदिग्ध है, वो देशद्रोही है। सरकार क्या तय करेगी? बोलिए प्रदीप जी, क्या पैमाना है सरकार? आम आदमी की जबान को बंद करना चाहते हैं, सुन लीजिए, डराकर उस पर ताला लगाना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि सरकार के खिलाफ आवाज ना उठे। जवाब भी सुन लीजिए। आप ये चाहते हैं कि सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाजों को दमनकारी नीति से कुचल दिया जाए। अरे सुन लीजिए, आप बात तो आपने सवाल मुझसे पूछा, जवाब सुन लीजिए। एक बात आपने कही संदिग्ध, मैंने ये शब्द नहीं इस्तेमाल किया। ये जो हो रहा है ये सिर्फ मान लीजिए एक व्हाट्सएप मैसेज चलता है, उससे शहर में दंगा हो जाता है, तो पुलिस ये जानना चाहेगी, सरकार जानना चाहेगी कि ये मैसेज किसने चलाया, बस इतना। दूसरी बात, जो मृत्यु प्रमाण पत्र की आपने बात कही, उसको मैं गलत मानता हूं, मैं आपसे सहमत हूं सर। उस पर एक तीसरी बात, नहीं सुनिए सर, आप सुनिए, फिर उसके बाद बोलिएगा। अभी एक न्यूज चैनल का मालिक है, तीनों सवालों न्यूज चैनल का मालिक है, उसने बेवजह में खाली इजराइल के मुद्दे के ऊपर मुसलमानों के गुंबद खिजरा को बम से उड़ाने वाली वीडियो पेश की। तीनों का जवाब सुन लीजिए। बम से उड़ाने वाली वीडियो पेश की। मैं भारत सरकार से पूछ रहा हूं, प्रधानमंत्री से पूछ रहा हूं, क्या कार्रवाई की आपने उस चैनल के खिलाफ? आपको अगर जवाब नहीं सुनना है तो दूसरी बात, अभी आसिम बकर सिर्फ सवाल पे सवाल दागेंगे, जवाब भी सुनेंगे। प्रदीप जी जवाब दीजिए, प्रदीप जी बोलिए। आसिम बकर जवाब भी सुनिए, आपका सवाल हो गया, गिरफ्तारी हुई है, आपका सवाल हो गया, जवाब सुनिए, अब जवाब सुनिए। कोई गिरफ्तारी नहीं करते आप लोग। प्रदीप जी बोलिए। आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे हैं, देश को भी आप अपने कब्जे में कर रहे हैं, लोगों को भी कब्जे में कर रहे हैं। प्रदीप जी बोलिए। तीसरा सवाल आपने वैक्सीन का पूछा। वैक्सीन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो भारत में सब नहीं मिलता, अलग अलग देशों में मिलता है। भारत सरकार घूम नहीं, वो छोड़िए, आप ये बताइए कि मुसलमानों के पैगंबर के जो हमारा जो या तो आप खिजरा है, आसिम बकर जवाब भी सुनिए। आपने बहुत देर का बहुत लंबा सवाल पूछा और जवाब आप 1 मिनट का भी नहीं देने दे रहे। हाँ प्रदीप जी बोलिए। या तो करिए या स्पीच दे, बोलिए लीजिए। आपने वैक्सीन पर सवाल पूछा, मैं कह रहा हूं कि दुनिया भर से भारत ने वैक्सीन का रॉ मटेरियल लिया। जो वैक्सीन भेजी गई है कोविशील्ड, वो भारत ने नहीं बनाई है, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डेवलप की गई है। एस्ट्राजेनिका कंपनी और जो भारत में सीरम इंस्टीट्यूट है, ये दोनों मैन्युफैक्चर कर रही हैं। वो इंग्लैंड में कर रही है, भारत में। इनके जो है कमर्शियल कमिटमेंट है। ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला ले लिया, वैक्सीन बना ली और कहे कि अब हमसे कोई मतलब नहीं, आप जाइए, टाटा बाय बाय, हमने आपसे रॉ मटेरियल तो ले लिया लेकिन आपको नहीं देंगे। दूसरा,
इसमें से 1,98,00,000 कोविन को गया, जो WHO की संस्था है जिसमें सब देशों को वैक्सीन देनी है, वो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है, और वो देने के कारण 1,98,00,000 वैक्सीन हमको 9,70,00,000 वैक्सीन दूसरी कंपनियों की मिलेगी उस संस्था से। ये फायदा है। तो इसलिए ये कहना कि हमारे बच्चों की वैक्सीन जो है वो विदेश क्यों भेज दी, अरे बच्चों की तो बनी ही नहीं, तो वैक्सीन बाहर क्यों भेज दी, उस पर एतराज की बात है कि अब आप ये बता दीजिए कि बिना किसी वजह के, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बिना किसी वजह सबको लाइए स्क्रीन पर, का मालिक, चैनल का मालिक मुसलमानों के गुम्बद खिजरा को बम से उड़ाने वाली वीडियो डालता है, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या उसकी रागिनी है क्या? रागिनी नायक, रागिनी नायक, रागिनी बोलिए। रागिनी, उसको गिरफ्तार करके जेल भेज। देखिए, दो बातों पर बोलना चाहती हूँ, अगर बोलने दें और हमला ना करें। बोलिए रागिनी, बोलिए। तरफ से देखिए, पहली बात ये कि जो प्रदीप सिंह जी ने ये कहा कि एक पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी थी जिसको चेयर जयराम रमेश जी कर रहे थे, उस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का टॉपिक था टू स्टडी द अलार्मिंग इशू ऑफ पोर्नोग्राफी ऑन सोशल मीडिया एंड इट्स इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन एंड सोसाइटी एज अ होल। तो प्रदीप सिंह जी ने ये झूठा दावा किया आपके चैनल पर कि एक यूनानिमस कंसेंसस हुआ था कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन या फर्स्ट ओरिजिनेटर को लेकर क्या सरकारी रुख होना चाहिए। इस पर कोई यूनानिमस कंसेंसस नहीं था, इस पर कोई बातचीत नहीं की गई। पहली झूठी बात। अब मैं दूसरी बात बताता हूँ, अब फिर आप मेरे बीच में कौन बोल रहा है? कोई बात। ओके, हाँ बोलिए रागिनी, बोलिए 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 रागिनी, कंप्लीट करिए। मेरे पास रागिनी का संपर्क लगता है टूट गया। आरपी सिंह जी बोलिए, आपके कमेंट का टाइम बचा है। रागिनी मैंने बिल्कुल ठीक कह दिया। अब बताइए, चाइल्ड पोर्नोग्राफी अगर चलेगी, उसकी जानकारी अगर सरकार मांगे हुई कहां से शुरू हुआ, तो क्या बुराई है इसमें? अच्छी बात है। अरे देश के विरोध में कोई चीज चलेगी, उसकी सरकार जानकारी चाहेगी, तो क्या बुराई है? कल पेंटागन का कोई विषय कोई छाप ट्विटर पे दे दे, तो क्या अमेरिका उसकी चिंता नहीं करेगा? अरे इसमें तो स्पष्ट है। और जहां मैंने वापस हाथ जोड़ रहा हूं, मानक, जो चीज आप बोलोगे वो पुख्ता है, जो किसी और के माध्यम से चला दी जाएगी वो पुख्ता नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम में क्या छपा उसके बारे में मैं आप उसकी गारंटी ले सकते हैं। हाँ, जो आप बोलोगे उसकी चिंता मैं कर सकता हूँ, कल मैं आपके खिलाफ कोर्ट जा सकता हूँ। यही मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात, हो गई है। देखिए, मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया, मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया। आज बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई, लेकिन मुझे दुख है, गर्मा गर्म बहस हुई। मुझे पता है मेरे दर्शकों को बहुत जानकारी भी मिली, अलग अलग ओपिनियन भी मिले, बहस भी देखने को मिली, इन्फॉर्म हुए होंगे, लेकिन दुख है कि आज कई बार मर्यादा की सीमा पार हुई। आगे से उम्मीद सारे पैनलिस्ट से यही होगी, ऐसा ना हो, बहस करें, तथ्यों पे करें, एक दूसरे का तर्क काटें, तथ्यों से काटें, राय से काटें, लेकिन पर्सनल ओपिनियन अपना किसी साथी पैनलिस्ट के बारे में ना दें। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आज फिर भी राष्ट्र की बात में आने के लिए रागिनी नायक, आरपी सिंह, आसिम वकार, प्रदीप सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया, और योगिता भयाना। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है। राष्ट्र की